हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड के एग्ज़ाम को लेकर। आपके एग्ज़ाम जो है कराए जाने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एक इम्पोर्टेंट पेपर है जिसका नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन या निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जिनके आने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने जो है दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। आपसे समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों ये जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे प्रिपेयर कर लें अच्छे से। आपके एग्जाम में इसे एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, समावेशी शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसकी प्रक्रिया और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर समावेशी शिक्षा को परिभाषित करा रहा है और साथ ही इसकी प्रक्रिया और विशेषताओं पर प्रकाश को डालने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वही आपको आंसर में लिखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर में अगर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल प्रश्नों की। अगर आंसर को डिस्कस किया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो इसलिए दोस्तों आप प्रश्नों के जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर आप कहीं से भी ढूंढ कर छांट कर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ से पढ़ सकते हैं किसी भी बुक से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप आंसर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आपको दोस्तों हेडिंग डालकर ही लिखना है। तो आपकी जो पहली हेडिंग रहेगी वो रहेगी समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। अगर आप चाहे तो हेडिंग को अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे समावेशी शिक्षा का अर्थ अलग हेडिंग में और अगली समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं, लेकिन आपको आना चाहिए, आप तभी लिखें। अगर आपको नहीं आता है तो मिलाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं। जैसे ये परिभाषा जो है स्टैनबैक तथा स्टैनबैक ने दी है। क्या है परिभाषा? स्टैनबैक के अनुसार समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिससे कि वह अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो दोस्तों जो स्टैनबैक तथा स्टैनबैक ने जो डेफिनेशन दी है काफ़ी आसान है, आप इसे याद कर लें अच्छे से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कम से कम 2 डेफिनेशन तो आप लिखें ही। अगला है माइकल एफ फ्रिनग्रेस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, समावेशी शिक्षा मूल्यों, सिद्धांतों तथा अभ्यासों का एक समूह है। क्या कहा है? समावेशी शिक्षा जो है मूल्यों, सिद्धांतों तथा अभ्यासों का एक ग्रुप है जो सभी बालकों के लिए, चाहे वह विशिष्टता रखते हों या नहीं रखते हों, प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 यहाँ पर डेफिनेशंस दी जा रही हैं, ये देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो है आपकी वो है समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। आपसे जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें यही पूछा जा रहा था कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रक्रिया देख लीजिए। समावेशी शिक्षा की 4 प्रमुख प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। आपको जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको इसी तरीके से आपको बिल्कुल एग्जाम में लिखना है। जितना अच्छा आप लिखेंगे इतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको हेडिंग डाली है समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया। ठीक है, इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ। जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है आपका? यह है मानकीकरण। सेकंड संस्था रहित शिक्षा, थर्ड जो है शिक्षा की मुख्य धारा, फोर्थ जो है समावेशन। ठीक है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की कितनी प्रक्रियाएं हैं? 4। ठीक है दोस्तों, इन्हें देख लीजिए। फिर आपको एक एक करके हेडिंग डालकर लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट जो है वो है मानकीकरण, एक एक बार इन्हें आप पढ़ लीजिए, आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मानकीकरण में क्या है? मानकीकरण या सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को यहाँ तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण उत्पन्न कराती है। दोस्तों बालकों तथा युवकों को जहाँ तक संभव हो सकता है कार्य
सीखने के लिए एक सामाजिक वातावरण प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों, तथा अशक्त बालकों को सीखने हेतु सामाजिक विचारधारा को परिवर्तित करना चाहिए जिससे वे सामान्य बालकों की तरह प्रगति कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मानकीकरण अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, बस आपको एक एक बार पढ़ना है और आसानी से याद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बस आपको अपना माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट जो थी आपकी संस्था रहित शिक्षा, तो आपको अब देखना है संस्था रहित शिक्षा। ठीक है, इसमें देख लेंगे संस्था रहित शिक्षा की प्रक्रिया अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों, सामान्य बालकों तथा मंदबुद्धि बालकों के बीच की सीमाओं को समाप्त कर आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने एवं उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सभी आसान सी हेडिंग है और बस आप याद रखिएगा कैसे लिखना है। नेक्स्ट जो थी आपकी शिक्षा की मुख्य धारा, ठीक है, थर्ड जो है आपका यानी फोर्थ जो था आपका वो है समावेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए और साथ ही इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे प्रश्न में जो है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं पूछी गई थी, तो आपको विशेषताएं लिखनी है। अगर आपसे विशेषताएं पूछी जाती हैं तभी लिखनी है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं। पहला है जो है शिक्षा एवं मौलिक अधिकार, इसे पढ़ लीजिए एक बार आप अच्छे से और आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए नहीं। नेक्स्ट है विभिन्नता की पहचान, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो है सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध। अगला है अभिभावक व समाज की भागीदारी। अगर तो आपको हेडिंग याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मजबूत नियोजन व नीतियों का होना। अगला है उपयुक्त वातावरण, ले लीजिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं आगे। शिक्षा का समान अधिकार, शिक्षा का समान अवसर और नेक्स्ट जो है सहयोग की भावना। ठीक है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर आपकी 9 हेडिंग हो चुकी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका पहला जो प्रश्न था वो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था समावेशी शिक्षा, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसे भी आप दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विशिष्ट बालक की प्रकृति को समझाते हुए। अब यहाँ पर दोस्तों आपका टॉपिक आया है विशिष्ट बालक। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं सेम। ये से भी सीटेट और टेट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आगे भी काम में आने वाला है। विशिष्ट बालक की प्रकृति को समझाते हुए विशिष्ट बालकों की विविधताओं को स्पष्ट कीजिए। और इसी प्रश्न को ऐसे पूछा गया है, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। यानी विशिष्ट बालक क्या होते हैं इनके बारे में बताना है, साथ ही परिभाषा भी देनी है आपको और इनकी विशेषताओं को भी लिखना है। नेक्स्ट है बालकों में विविधताओं के क्या कारण हैं। और नेक्स्ट जो है बालकों में विविधताओं के क्या लक्षण हैं, विवरण दीजिए। तो दोस्तों ये सभी एक ही क्वेश्चन है, आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा इसे और एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आपको हेडिंग डालनी है विशिष्ट बालक का अर्थ। आपसे पूछा जा रहा है विशिष्ट बालक का अर्थ, तो विशिष्ट बालक का अर्थ आप लिखेंगे, फिर आपको हेडिंग डालनी है विशिष्ट बालक की परिभाषाएं या परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषाएं आपको नीचे दी जा रही हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ के साथ। हेग के अनुसार, हेग ने क्या कहा है, विशिष्ट बालक जो है वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। इन्होंने क्या कहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक जो होते हैं उनसे पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, भिन्न यानी अलग होता है। नेक्स्ट जो है अगली डेफिनेशन जो है रेबर तथा रेबर के अनुसार क्या है, असाधारण बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त है का तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ
उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं से युक्त होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अभी ये दो डेफिनेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपकी क्रो और क्रो ने दी है, तो आप कम से कम 2-4 डेफिनेशंस को याद कर लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए, नहीं तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर अगला आपसे क्या पूछा गया था, विशिष्ट बालकों की प्रकृति एवं लक्षण। ठीक है, और साथ ही आपसे विशेषताएं भी पूछी गई थी। अगर आपको याद है तो दोस्तों आप अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं तो हेडिंग को अलग यानी एक में ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर विशिष्ट बालकों की प्रकृति अलग हेडिंग बना सकते हैं, प्रकृति एवं लक्षण, और विशेषताओं की आप अलग अलग से हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। यहाँ पर दी जा रही है नीचे दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, एक बार पढ़ लें इन्हें और आसानी से याद हो जाएगा। पहला पॉइंट जो है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक अन्य सामान्य बालकों से कैसे अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक प्राय विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं और असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। ये दोस्तों कोई भी ऐसी हेडिंग नहीं है जो आपको याद ना हो या आप इसे अपनी समझ से लिख ना सकें। ये भिन्नता सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं दोस्तों, इनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे से पॉइंट हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये 8 पॉइंट आपके हो चुके हैं और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया था, सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें पूछा जा रहा था विशिष्ट बालकों की विविधताओं के कारण क्या हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालनी है विशिष्ट बालकों की विविधताओं के कारण। तो यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे इसे और फिर लिखना शुरू करेंगे। देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। विशिष्ट आवश्यकताओं या सीखने की कठिनाइयों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे संप्रेषण की समस्या, इसमें क्या है, बोलने में देरी, भाषा, सामाजिक शिक्षा एवं व्यवहार में देरी एक संचार समस्या है। ठीक है, बालकों में इस प्रकार की विविधता के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण जन्म से पूर्व या जन्म के बाद बालक में असामान्यता अथवा अक्षमता के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ दिए जा रहे हैं कारण, देख लीजिए। पहला जो है जन्म से पूर्व, बिफोर बर्थ, तो दोस्तों ये से पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, बच्चे के जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में उसका भरण पोषण होता है, अतः माँ के किसी संक्रमण या बीमारी का भी शिशु पर प्रभाव पड़ता है। यदि गर्भावस्था में माँ को संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है तो बालक में कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण बालक में शारीरिक व मानसिक अक्षमताएं आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आसान से हैं काफ़ी और एक बार आप पढ़ लीजिए, इन्हें अच्छे से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है जन्म के समय, पहला है बिफोर बर्थ, दूसरा है एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म के समय। इसे पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा आफ्टर बर्थ यानी जन्म के पश्चात, देख लीजिएगा इसे और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी है दुर्घटना। नेक्स्ट कुपोषण, आप फिर अपने मन से बनाकर भी हेडिंग को लिख सकते हैं विशिष्ट बालक के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुपोषण आपका अगला है वंशानुक्रमीय कारक यानी हेरिडिटी फैक्टर्स जो है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है संक्रामक रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और देखते हैं आगे। अगला है स्वालीनता। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। काफ़ी छोटी छोटी सी हेडिंग्स हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो था आपका पूरा हो गया है और आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है, ये भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक कर लीजिएगा इसे और कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए इन प्रश्नों को जो अभी यहाँ पर बताए जाएंगे। तो ये जो प्रश्न है आपका क्या है, पूछा जा रहा है, ये भी विशिष्ट बालक को ही लेकर है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित समस्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है
विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के मुद्दे मुद्दे तथा समस्याएं क्या हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के मुद्दे और समस्याएं क्या है, संक्षेप में लिखिए। दोस्तों तो आप ध्यान रखिएगा, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यानी घोल कर पी जाइएगा इसे बिल्कुल, और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन जो है देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। अब आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं उनको लेकर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं के साथ ही उनकी विभिन्न समस्याएं भी होती हैं, जिनके कारण वे बालक अपने आप को अत्यंत असहाय महसूस करते हैं। ये विभिन्न समस्याएं निम्न प्रकार हैं। पहली जो दी जा रही है वो है सामाजिक तथा संवेगात्मक समस्याएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप हेडिंग देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको फिर हेडिंग डालनी है अलग से, यानी लिखना है आपको हेडिंग बना बनाकर। जो अगली हेडिंग है समस्या समाधान में कठिनाई। नेक्स्ट, सामाजिक संकेतों को पढ़ने की समस्या। तो इन्हें आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संकेतों को पढ़ने की समस्या, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला है। अब आपकी थर्ड हेडिंग जो है वो है कमजोर सामाजिक वार्तालाप की समस्या। अगला है व्यवहार नियंत्रण की समस्या। नेक्स्ट है साथियों द्वारा अस्वीकृति की समस्या। देख लीजिए आप इन हेडिंगों को अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए इन्हें। नेक्स्ट, चिंतित या उदास रहने की समस्या। आप ये हेडिंग खुद से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही लिखना हो बस, लेकिन आप एक बार इसे पढ़ेंगे तभी आप लिख सकते हैं, बिना पढ़े आप नहीं लिख सकते हैं। अगला है साथी समूह के साथ समायोजन की समस्या। नेक्स्ट है समाज में समायोजन स्थापित करने की समस्या। चलिए आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये लास्ट हेडिंग आपकी शांति प्रिय एवं शालीनता की समस्या। ठीक है, यहां पर आपकी जो थी फर्स्ट हेडिंग हो चुकी थी सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं। अब आपकी सेकंड हेडिंग जो है वो है पर्यावरणीय परिस्थिति की समस्याएं। दोस्तों अगर यहाँ पर पर्यावरण शब्द आ चुका है तो आप अपने पास से भी बनाकर हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहली हेडिंग जो है वो दी जा रही है पारिवारिक वातावरण। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में अपने पास से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे कैसे, जब आप एक बार पढ़ेंगे तभी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी आसान सा बताया गया है, बहुत ही आसान शब्दों में है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का संपर्क सबसे पहले परिवार से ही होता है। इन बालकों की परिवार से संबंधित पर्यावरणीय परिस्थिति की समस्याएं निम्न प्रकार हैं। अगर दोस्तों आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा एक बार, फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हेडिंग दी जा रही हैं, यानी आपको कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं, देख लीजिए। माता पिता का बालकों पर नियंत्रण उठ जाना। दूसरा है पारिवारिक निर्धनता। नेक्स्ट है बालकों की आवश्यक स्वतंत्रता ना प्रदान करना। नेक्स्ट है घर में बच्चों के साथ पक्षतापूर्ण रवैया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए ये पारिवारिक वातावरण के अंदर आएंगे ये पॉइंट। और बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगली है विद्यालयी वातावरण। ठीक है, इसके बाद आएगा व्यक्तिगत भिन्नताएं। विद्यालयी वातावरण में आपकी हेडिंग पड़ेगी व्यक्तिगत भिन्नताएं। और नेक्स्ट जो है आपके विद्यालयों के मार्गदर्शन का अभाव, विद्यालयों में मार्गदर्शन का अभाव। अगला है अध्यापक का व्यवहार एवं शिक्षण विधियां। नेक्स्ट है परीक्षाएं। अगला है विद्यालयों की स्थिति, फिर आपको विद्यालय से रिलेटेड ही लिखना है। नेक्स्ट है घर के लिए अधिक कार्य देना। पाठ्यक्रम की एकरूपता। अगला है कठोर अनुशासन। नेक्स्ट, अब दोस्तों आपकी थर्ड जो हेडिंग आएगी ये रहेगी आपकी सामाजिक वातावरण। ठीक है दोस्तों, आपको सामाजिक वातावरण में क्या लिखना है देख सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर आपकी फोर्थ हेडिंग, वो है सामुदायिक वातावरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और देख लेते हैं इसे। ये भी विशिष्ट शिक्षा को ही लेकर है।
इसमें पूछा जा रहा है विशिष्ट शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा का विस्तृत वर्णन कीजिए। विशिष्ट शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा का वर्णन कराया जा रहा है। अगला जो है विशिष्ट शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर तीनों ही शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तो आप देख सकते हैं ये तीन जो पॉइंट हैं आपके, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, तीन टॉपिक, इन्हें देख लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कहीं से भी पढ़िएगा जो आसान लगे, लेकिन आप प्रश्नों को देख लीजिए और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है आपकी, यहाँ पर पूछा गया था आपसे प्रश्न में विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति के बारे में, तो हेडिंग पड़ेगी आपकी विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति, यहाँ पर दी जा रही है, ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट और चलते हैं आगे। चलिए, आपके 5 पॉइंट हो चुके हैं और ये है आपका 6 और 7, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट आपको जो हेडिंग डाली है वो है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उद्देश्यों की हेडिंग ले लीजिए। क्या क्या है, कक्षा में बालकों की योग्यताओं का पता लगाना, उनकी असमर्थता एवं कमजोरियों का पता लगाना, सभी आसान से ही हैं। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात की जा रही थी यहाँ पर एकीकृत शिक्षा की या एकीकृत शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए हेडिंग आपको डालनी है एकीकृत शिक्षा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और चलते हैं आगे। यहाँ पर 3 हेडिंग दी गई हैं। एकीकृत शिक्षा को जो है दोस्तों बताया गया है, पहला है शारीरिक एकीकरण, दूसरा है शैक्षिक एकीकरण, तीसरा है सामाजिक एकीकरण। ठीक है, तो देख लीजिए और इनके बारे में पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब है एकीकृत शिक्षा क्या है, यानी इसका अर्थ बताया जा रहा है। तो हेडिंग आपको डालनी है एकीकृत शिक्षा का अर्थ। एकीकरण का अर्थ, तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है देख लीजिए यहाँ पर आप, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, 7 पॉइंट हो चुके हैं आपके। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी एकीकृत शिक्षा की अवधारणा। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, अगला है एकीकृत शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। तो यहाँ पर उद्देश्य देख लीजिएगा, 2 उद्देश्य दिए जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन उद्देश्य का। नेक्स्ट, एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं। देख लीजिए विशेषताएं क्या दी जा रही हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये जो है आपके 5 पॉइंट यहाँ पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एकीकृत शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है एकीकृत शिक्षा का महत्व क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है दोस्तों, बाकी समावेशी शिक्षा आपको बता ही चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।